नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रॉबर्ट ट्विगर की एक बहुत ही दिलचस्प किताब माइक्रो मास्टरी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो सुनने में शायद बड़ा लगे, लेकिन है बहुत ही सरल। हाँ, और शायद ये सीखने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। ये एक बड़ा दावा है, पर आइडिया वाकई में बहुत शक्तिशाली है। ये इस बारे में है कि कैसे छोटे छोटे आसानी से संभाले जा सकने वाले स्किल्स को जल्दी से सीखकर कुछ भी हासिल करने की क्षमता को अनलॉक किया जा सकता है। हम सब उस एहसास को जानते हैं ना, बिल्कुल। जब कोई कुछ बड़ा सीखना चाहता है, कोई गिटार उठाता है, कोई एक नई भाषा की किताब खरीदता है और फिर कुछ हफ्तों बाद वो गिटार कोने में धूल खा रहा होता है। हाँ, वो एहसास कि ये पहाड़ तो मुझसे चढ़ा नहीं जाएगा, बहुत भारी होता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि क्या इसका रहस्य बड़ी छलांग लगाने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे मजेदार कदम उठाने में छिपा है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले ये माइक्रो मास्टरी आखिर है क्या भला? सुनने में ये कोई बड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, पर इसकी बुनियाद बहुत सीधी है। इसे ऐसे समझिए, किसी बड़े पहाड़ पर एक ही बार में चढ़ने की कोशिश करने के बजाय आप बस पहला सबसे आसान रास्ता चुनते हैं और उस पर 100 मीटर चलने में माहिर हो जाते हैं। बिल्कुल। माइक्रो मास्टरी का मतलब है किसी भी बड़े स्किल को लेना और उसे उसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी टुकड़ों में तोड़ देना और फिर बस एक एक करके उन पर महारत हासिल करना। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे उपन्यासकार बनना है तो ये सोचने के बजाय कि मैं 300 पेज कैसे लिखूंगी, बिल्कुल। मैं ये सोचूं कि आज मैं एक ऐसा पैराग्राफ कैसे लिखूं जिसमें एक मजबूत इमेज हो। एग्जैक्टली। और यही इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हैक है। अच्छा। हाँ, बड़ा लक्ष्य हमें डराता है, वो हमें टालम टोल करने पर मजबूर करता है, लेकिन एक अच्छा पैराग्राफ लिखना ये किया जा सकता है। ये डर को प्रक्रिया से बाहर निकाल देता है। हाँ, और हर बार जब आप वो छोटा लक्ष्य हासिल करते हैं, आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा इनाम मिलता है, एक सिग्नल जो कहता है बहुत बढ़िया, तुम ये कर सकते हो। हाँ, और ये उस डर को सीधे तौर पर काटता है। ये कहने जैसा है, देखो मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं कर सकती, पर मैंने कर दिखाया। और ये अपनी क्षमताओं का एक ठोस सबूत है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और यहीं पर ये पारंपरिक सीखने के तरीकों से अलग हो जाता है ना। बिल्कुल। पारंपरिक तरीकों में इनाम महीनों या सालों दूर होता है, हमारा दिमाग बोर हो जाता है और हार मान लेता है। माइक्रो मास्टरी सीखने को एक वीडियो गेम जैसा बना देती है। हर छोटे लेवल को पार करने पर तुरंत पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, तुरंत एक अचीवमेंट अनलॉक्ड वाली फीलिंग आती है। ये दिमाग को सीखने का आदी बना देता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक बेहतरीन शेफ बनना चाहता है, ये तो सालों का काम है। हाँ, बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो माइक्रो मास्टरी अप्रोच होगी कि पहले सिर्फ एक परफेक्ट फ्लफी ऑमलेट बनाना सीखा जाए, सिर्फ ऑमलेट। बेहतरीन उदाहरण है। दिन रात बस उसी पर फोकस। या अगर किसी को बास्केटबॉल सीखना है तो पूरा गेम एक साथ सीखने के बजाय सिर्फ ड्रिबल करना। हाँ, सिर्फ गेंद को अपनी उंगलियों से कंट्रोल करके ड्रिबल करने की कला में महारत हासिल करना। ये छोटी छोटी जीतें एक दूसरे पर बनती हैं और देखते देखते सीखने और उपलब्धि का एक झरना बन जाता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कई लोग यहीं आकर अटक जाते होंगे। कहाँ पर? उनके मन में आता होगा, ठीक है मैं ये करना चाहती हूँ, पर फिर अगला सवाल आता है, करूँ कैसे? सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, इसकी तकनीक क्या है? बिल्कुल, इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी है स्किल को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, मतलब डीकंस्ट्रक्ट करना। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ देखकर घबराइए मत। आपका पहला माइक्रो स्किल हो सकता है सिर्फ एक वीडियो क्लिप को काटना और उसे दूसरी क्लिप से जोड़ना सीखना। बस इतना ही। और एक बार जब आपने स्किल को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अगला कदम उन छोटे टुकड़ों के लिए लक्ष्य बनाना होगा। हाँ, और ये सूक्ष्म लक्ष्य होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, जिन्हें नापा जा सके और जिन्हें हासिल करना मुमकिन लगे। जैसे? देखिए, मुझे बेहतर गिटार बजाना है, एक बेकार लक्ष्य है, बहुत वेग है। हाँ। लेकिन अगले 15 मिनट में मैं सी कॉर्ड को बिना देखे 3 बार सही ढंग से बजाऊंगा। ये एक बेहतरीन सूक्ष्म लक्ष्य है। ये आपको एक साफ मंजिल देता है। और किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि जब आप उस मंजिल तक पहुंचें तो उस छोटी सी जीत का जश्न मनाना कितना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। हमें अपनी उपलब्धियों को पहचानना होगा, चाहे वो कितनी भी मामूली क्यों ना लगे। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है ना। हाँ, जो हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है।
ये खुद को बताने का एक तरीका है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। ट्रिगर किताब में एक बहुत ही मजेदार आइडिया देते हैं जिसे वो एंट्री ट्रिक्स कहते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया हाँ, वो कमाल का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यही तो वो पहली दीवार है जिससे टकराकर 90% लोग हार मान लेते हैं। आप गिटार उठाते हैं, आपकी उंगलियां दर्द करती हैं, आवाज अच्छी नहीं आती और आप उसे वापस रख देते हैं। सही पकड़ा। एंट्री ट्रिक उस पहली निराशा को ही बाईपास करने का एक तरीका है। ये ऐसे शॉर्टकट या मूलभूत कौशल हैं जो आपको लगभग तुरंत ही उस बड़े स्किल के साथ एक सार्थक तरीके से जुड़ने का मौका देते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई पियानो सीख रहा है तो महीनों तक बोरिंग स्किल्स का अभ्यास करने के बजाय एक एंट्री ट्रिक हो सकती है कि वो एक सरल लेकिन सुनने में बहुत प्रभावशाली धुन या कॉर्ड प्रोग्रेशन में महारत हासिल कर ले। तो आपको तुरंत ऐसा महसूस होता है कि आप सच में संगीत बना रही हैं, न कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो एक शानदार मनोवैज्ञानिक हैक है। बिल्कुल। और इसके साथ ही विविध अभ्यास और चिंतनशील अभ्यास का भी महत्व है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ एक ही चीज को रोबोट की तरह ना दोहराएं, बल्कि उसे अलग अलग तरीकों से आजमाएं और फिर रुक कर सोचें, क्या काम किया, क्या मुश्किल था, मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। ये सिर्फ करने के बारे में नहीं है, ये सोचने और सुधारने के बारे में भी है। ठीक है, तो हमने तकनीकें समझ ली हैं, लेकिन यहाँ एक और बड़ी दुविधा आती है। दुनिया में सीखने के लिए लाखों चीजें हैं। कोई अपनी पहली माइक्रो मास्टरी कैसे चुने? कहाँ से शुरू करें, है ना? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। किताब कुछ बहुत ही साफ मानदंड सुझाती है। सबसे पहला है व्यक्तिगत रुचि। ऐसी चीज चुने जो सच में आपके अंदर जुनून और जिज्ञासा जगाती हो। बिल्कुल, अगर आप किसी चीज के बारे में उत्सुक नहीं हैं, तो उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल होगा। मैंने एक बार सिर्फ इसलिए सोरडो ब्रेड बनाना सीखने की कोशिश की क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर कूल लग रहा था। हाँ, और फिर क्या हुआ? 2 हफ्तों बाद मेरे किचन में एक चिपचिपा बुदबुदा स्टार्टर था और मेरा सारा उत्साह खत्म हो चुका था। ये बहुत रिलेटेबल है। अच्छा, दूसरा मानदंड प्रासंगिकता है ना, कि वो स्किल आपकी जिंदगी में कहीं फिट भी होता है या नहीं। हाँ, क्या ये आपको अपने करियर में मदद करेगा, या ये एक ऐसा शौक है जो आपको तनाव से दूर ले जाएगा? इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। और तीसरा, और शायद सबसे प्रैक्टिकल है, व्यवहार्यता या फीजिबिलिटी। यहाँ मुझे एक सवाल है, क्या व्यवहार्यता पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से हम अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटा नहीं कर रहे? अच्छा सवाल है। मतलब अगर किसी का सपना लकड़ी का काम सीखने का है, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसका अपार्टमेंट छोटा है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप अपना सपना छोड़ दें। मतलब ये है कि आप उस सपने का एक व्यवहार्य एंट्री पॉइंट खोजें। अच्छा। अगर आप लकड़ी का काम सीखना चाहते हैं तो एक बड़ी टेबल बनाने से शुरू करने के बजाय आपकी पहली माइक्रो मास्टरी एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े को सिर्फ सैंड पेपर से स्मूथ करना सीखना हो सकती है। समझ गई। या एक साधारण जापानी लकड़ी के जोड़ को समझना। आप छोटे से शुरू करते हैं जिसे आप कहीं भी कर सकते हैं। तो एक बार किसी ने चुन लिया, जैसे मैं अपनी सुबह की कॉफी के लिए परफेक्ट लाते आर्ट बनाना सीखूंगी। अब सबसे बड़ी चुनौती आती है, इसे आदत कैसे बनाया जाए? आदत बनाना ही सब कुछ है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जिसे हैबिट स्टैकिंग या आदत जोड़ना कहते हैं। अपनी नई आदत को किसी पुरानी मजबूत आदत से जोड़ दें। हाँ, जैसे ही मेरी सुबह की कॉफी बन जाएगी, मैं ठीक उसके बाद 5 मिनट के लिए लाते आर्ट का अभ्यास करूंगी। कॉफी बनाना पहले से ही एक आदत है। नई आदत को उसके साथ सवारी करने का मौका मिल जाता है। और शायद अपने लिए एक माहौल बनाना भी जरूरी है। अगर स्केचबुक और पेंसिल दराज में बंद है, तो आप शायद ही कभी स्केचिंग करेंगी। बिल्कुल, इसे फ्रिक्शन कम करना कहते हैं। अपने औजारों को बाहर सामने रखें, अपने गिटार को स्टैंड पर रखें, केस में नहीं, एक अनुकूल माहौल बनाएं। और सबसे जरूरी बात, अपनी प्रगति को ट्रैक करना। हाँ, एक नोटबुक रखें, तस्वीरें लें। जब आप शुरू करते हैं तो आप बहुत बुरे होते हैं और ये ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि आप कहां से कहां आ गए हैं, तो वो छोटी सी प्रगति देखना अविश्वसनीय रूप से प्रेरक होता है। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए हमने ये सब कर लिया, हमने परफेक्ट ऑमलेट बनाना सीख लिया या ब्रश से सुंदर अक्षर लिखना सीख लिया। लेकिन इस सब का मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ छोटी छोटी थोड़ी बेकार की पार्टी ट्रिक्स नहीं सीख रहे हैं? ये छोटे कौशल बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब माइक्रो मास्टरी को सिर्फ एक हॉबी से उठाकर एक शक्तिशाली जीवन रणनीति बना देता है। कैसे? ये छोटे छोटे कौशल अलग थलग टापुओं की तरह नहीं है। ये एक बड़े महाद्वीप के लिए पुल का काम करते हैं। हम इन्हें व्यापक, अधिक जटिल दक्षताओं के लिए एक लॉन्च पैड कह सकते हैं। मतलब ये कौशल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ,
इसे कौशल का अंतर संबंध कहते हैं। जब आप एक माइक्रो मास्टरी हासिल करते हैं तो आप एक मूलभूत ज्ञान और निपुणता का निर्माण करते हैं जिसे आप दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने सब्जियां तेजी से और सही तरीके से काटना सीख लिया तो ये स्किल आपको अधिक जटिल खाना पकाने की तकनीकों में सीधे तौर पर मदद करता है। यह एक बिल्डिंग ब्लॉक है। और क्या होता है जब आप कई अलग-अलग क्षेत्रों से माइक्रो मास्टरी हासिल करना शुरू करते हैं? तब जादू होता है। तब आपको सहक्रियात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। सहक्रियात्मक प्रभाव? हाँ, जब आप अलग-अलग माइक्रो मास्टरी को मिलाते हैं तो आप कुछ नया और अनोखा बना सकते हैं। किताब में एक ग्राफिक डिजाइनर का उदाहरण है जो ब्रश कैलीग्राफी और वीडियो एडिटिंग दोनों में महारत हासिल करता है। अच्छा। अलग-अलग ये अच्छे स्किल्स हैं, लेकिन जब उन्हें मिलाया जाता है तो वो व्यक्ति ऐसे अनोखे टाइपोग्राफिक एनिमेशन बना सकता है जो उसे बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं। यहाँ एक और एक मिलकर 2 नहीं 3 बन जाते हैं। किताब में इसे समझाने के लिए कुछ जाने माने लोगों के उदाहरण भी हैं, जैसे टिम फेरिस। हाँ, फेरिस इसके एक आदर्श उदाहरण है। उनका पूरा दर्शन माइक्रो मास्टरी का एक बहुत ही रणनीतिक अनुप्रयोग है। वो किसी भी नए स्किल को लेते हैं और पूछते हैं वो कौन से 20% काम है जो 80% परिणाम देंगे, और फिर वो सिर्फ उन सबसे महत्वपूर्ण छोटे-छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनमें महारत हासिल कर लेते हैं। ये दिखाता है कि कैसे छोटी-छोटी महारतें हासिल करना आपको अभूतपूर्व विशेषज्ञता की ओर ले जा सकता है। और सेरेना विलियम्स का उदाहरण भी मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हम उन्हें एक महान टेनिस खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी महानता भी माइक्रो मास्टरी पर ही बनी है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि यह सिद्धांत उच्चतम स्तर पर भी काम करता है। सेरेना विलियम्स सिर्फ टेनिस का अभ्यास नहीं करती, वो अपने खेल के एक-एक हिस्से को अलग करती हैं। हाँ, उनकी सर्व, उनका फुटवर्क, उनका बैकहैंड, फिर वो घंटों तक सिर्फ एक चीज पर काम करती हैं, जैसे सर्व करते समय गेंद को हवा में उछालने की सही ऊंचाई या बैकहैंड शॉट के लिए कदमों की सही पोजीशन। सही है। हर छोटा सुधार उनके अपराजय खेल में जुड़ता जाता है। जब हम किताब के उपशीर्षक को देखते हैं, खुशी का छिपा हुआ रास्ता खोजना, तो लगता है कि ये सिर्फ सीखने की एक विधि से कहीं ज्यादा है। ये लगभग एक जीवन दर्शन जैसा लगता है। हाँ, और यहीं पर माइक्रो मास्टरी का विचार वास्तव में शक्तिशाली हो जाता है। इसके मनोवैज्ञानिक लाभ उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि व्यवहारिक कौशल जो आप सीखते हैं। सबसे पहला तो आत्मविश्वास ही होगा। जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। जब आप बार बार खुद को ये साबित करते हैं कि आप नई चीजें सीख सकते हैं तो ये आत्म प्रभावकारिता की एक मजबूत भावना का निर्माण करता है। ये विश्वास कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। और ये रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है, जो थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज पर ध्यान केंद्रित करने से सोच संकीर्ण हो जानी चाहिए। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। जब आप किसी स्किल के एक छोटे से पहलू पर बहुत गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये आपको गहरी सोच और प्रयोग करने के लिए मजबूर करता है। आप उन बारीकियों को नोटिस करना शुरू कर देती हैं जिन्हें आप आमतौर पर नजरअंदाज कर देती। बिल्कुल, और यही केंद्रित ध्यान नई अंतर्दृष्टि और रचनात्मक समस्या समाधान को जन्म देता है। और इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होता है? ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे आधुनिक जीवन में ठहराव या दिशाहीनता महसूस करना बहुत आम है ना? हाँ, बिल्कुल। माइक्रो मास्टरी आपको उद्देश्य और प्रगति की एक ठोस रोजमर्रा की भावना देती है। हर बार जब आप अपने चुने हुए छोटे स्किल का अभ्यास करते हैं और जरा सा भी सुधार करते हैं तो ये तनाव कम करता है और मूड अच्छा करता है। हाँ, और ये पूर्णतावाद के जाल से भी बचाता है। मतलब ये परफेक्शन के बारे में कम और प्रक्रिया के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, ये लचीलापन यानी रेजिलियंस बनाने के बारे में है। माइक्रो मास्टरी आपको सिखाती है कि पूर्णता के बजाय निरंतर प्रयास को महत्व दिया जाए। आप असफल होंगे, आप गड़बड़ करेंगे, लेकिन क्योंकि दांव बहुत छोटे हैं, एक खराब ऑमलेट या एक टेढ़ी लाइन, हाँ, तो आप बस हंसते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। ये मानसिकता धीरे धीरे जीवन के अन्य बड़े क्षेत्रों में भी फैलती है, जिससे आप असफलताओं से निपटने में बेहतर हो जाते हैं। तो आज हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसका सार ये है कि माइक्रो मास्टरी सीखने को एक विशाल डरावने पहाड़ के बजाय छोटे आनंददायक कदमों की एक श्रृंखला के रूप में देखती है। यह इस विचार को मजबूत करता है कि सीखने की प्रक्रिया अपने आप में एक इनाम हो सकती है, ना कि सिर्फ अंतिम परिणाम। यह कौशल हासिल करने के विचार को सबके लिए सुलभ बनाता है। बिल्कुल सही कहा। यह आजीवन सीखने को एक बोझिल काम के बजाय एक मजेदार यात्रा बना देता है। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार के रूप में
मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगर कल से शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी 5 मिनट की माइक्रो मास्टरी चुननी हो, तो वो क्या होगी? शायद वो सुबह की कॉफी के साथ फ्रेंच के 5 नए शब्द सीखना हो, या 1 मिनट के लिए हेडस्टैंड का अभ्यास करना हो, या एक उत्तम कागज का हवाई जहाज बनाना सीखना हो। वो एक छोटी सी चीज क्या होगी? और जरा सोचिए, वो छोटा सा कदम 1 साल बाद किस बड़े अद्भुत कौशल का ताला खोल सकता है। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि हजारों मील की यात्रा सच में एक छोटे, जानबूझकर उठाए गए कदम से ही शुरू होती है। और वो यात्रा आज ही शुरू हो सकती है।